नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी मूठी खबरें आपको दिखा रहा है पिछले 4-5 दिन से। इससे ऐसा नतीजा हुआ कि मीडिया पर अब आने वाले समय में कितना विश्वास रहेगा यह तो आप भली भांति समझ सकते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को संबोधन किया और कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले और 6-7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिर भारत और पाक के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत और पाक ने गंभीरता को समझते हुए शक्ति, बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया। हमने इस मामले में बहुत मदद की और व्यापार के जरिए भी सहायता की। मैंने कहा कि हम आप लोगों से व्यापार करेंगे, लेकिन इसके लिए लड़ाई रोकनी होगी। अगर आप लड़ाई रोकते हैं तो हम व्यापार करेंगे, नहीं रोकते हैं तो हमारे बीच व्यापार नहीं होगा। भारत को कभी भी ऐसे कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे मैंने किया। और इसके बाद दोनों देशों ने अचानक कहा ठीक है हम रोक रहे हैं, और उन्होंने वास्तव में युद्ध रोक दिया। वहीं सीज फायर को लेकर अभी भी विपक्षी आक्रामक रवैये पर है। जी हाँ, सरकार क्यों? पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीज फायर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय से ही भारत की नीति है कि भारत पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं होगा। हाल ही में हुए सैन्य ऑपरेशन पर अमेरिका के दखल से पूरा देश चिंतित है कि ऐसी क्या मजबूरी रही जिससे केंद्र सरकार ने किसी तीसरे देश को दखल देने दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र व राज्य सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। कई माह से एपीओ चल रहे कर्मचारियों को अचानक बॉर्डर वाले इलाकों में भेज दिया गया है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारी बॉर्डर पर जाने से नहीं डरते, लेकिन सरकार इसमें भी भेदभाव कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर बरकरार अनिश्चय की स्थिति को विधानसभा की ऐतिहासिक संवैधानिक परंपरा पर कुठाराघात बताया। जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह किया कि विधानसभा की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अविलंब भाजपा विधायक की सदस्यता को निरस्त करे। आईपीएल के मैच 17 मई से दोबारा शुरू होंगे। फाइनल 3 जून को होगा। भारत पाक में युद्ध के हालात के कारण आईपीएल का आयोजन बीच में रोकना पड़ा था। अभी 17 मुकाबले बचे। बीसीसीआई ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद सोमवार देर शाम शेष टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया। ये मैच अब 6 निर्धारित स्थानों पर खेले जाएंगे। इस दौरान 2 रविवार को डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच भी खेले जाएंगे। आईपीएल 17 मई से फिर शुरू होगा। अभी 17 मैच बचे, फाइनल 3 जून को। वहीं जयपुर में अब 3 मैच होंगे। जी हां, 18 मई को राजस्थान और पंजाब में, 24 मई को दिल्ली और पंजाब में और 26 मई को मुंबई और पंजाब में मैच खेला जाएगा। वहीं भारत पाक के बीच सैन्य टकराव के कारण अस्थायी रूप से बंद 32 हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिए गए। एएआई ने सोमवार को यह जानकारी दी। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर को 5 दिन में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। सोमवार को जो ईमेल स्पोर्ट्स काउंसिल को मिला उसमें कहा गया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में सफलतापूर्वक बम प्लांट कर दिया गया। स्टेडियम को बचा सको तो बचा लो। यह ईमेल पर सुबह सुबह स्पोर्ट्स काउंसिल की ईमेल आईडी पर आया। स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज के पवन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद स्टेडियम खाली कराकर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता सभी स्टेडियम पहुंच गए और चप्पे चप्पे का सर्च किया गया, पर मिला कुछ नहीं। लेकिन फिर भी स्टेडियम की लापरवाही देखिए, 72 में से 48 कैमरे खराब निकले। ये भास्कर की बड़ी खबर।
यानी कि एसएमएस स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर स्पोर्ट्स काउंसिल ने कैमरे लगा रखे हैं। 5 दिन में 2 बार स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बावजूद यहां पर 72 में से 48 सीसीटीवी खराब हैं। इससे साफ है कि स्टेडियम की सुरक्षा कितनी सजग है। जेडीए और हाउसिंग बोर्ड ने राजधानी में एक साथ 5 आवासीय योजनाएं लॉन्च की। जेडीए की योजना में 765 भूखंड है, वहीं हाउसिंग बोर्ड ने 240 फ्लैट्स के 2 मल्टी स्टोरी आवासीय प्रोजेक्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने जेडीए स्थित नागरिक सेवा केंद्र से योजनाओं का शुभारंभ किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक भर्ती में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन 14 मई से प्रारंभ होंगे। इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग ने सत्यापन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार डमी अभ्यर्थियों का पता लगाने के लिए दस्तावेज सत्यापन में पहली बार बायोमेट्रिक जाँच होगी। इससे यह पता चल सकेगा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचा था वही सत्यापन के लिए आया है। पिछले दिनों कई भर्तियों में डमी अभ्यर्थियों के परीक्षा देने के मामले सामने आए थे। एसओजी ने डमी और मूल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया है। एलडीसी भर्ती में भी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई थी। इससे जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चयन बोर्ड के पास है। अब दस्तावेज सत्यापन के दौरान चयन बोर्ड भी शिक्षा विभाग की मदद करेगा। बोर्ड अपनी एजेंसी लगाएगा और अभ्यर्थियों के फेस की जाँच और फिंगरप्रिंट की जाँच करेगा। बोर्ड की ओर से मार्च में इस भर्ती का परिणाम जारी किया गया था। इसमें नॉन टीएसपी में प्रशासनिक सुधार विभाग के 2788, सचिवालय में 584 व आरपीएससी के 61 यानी कुल 3433 पद है। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच का काम 14 से 28 मई तक मालवीय नगर के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में होगा। यहाँ रोज 2 पारियों में सुबह 10 से और दोपहर 2 बजे से दस्तावेज सत्यापन होंगे। आरयूएच अस्पताल जयपुर की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को अब एसएमएस रेफर नहीं करना पड़ेगा। इमरजेंसी में सर्जरी, मेडिसिन, कान, नाक व गला विभाग, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स और नेत्र विभाग की स्पेशलिटी 24 घंटे 7 दिन सेवाएं मिलेगी, जिससे आने वाले मरीजों को तुरंत इलाज मिलने से जीवन को बचाया जा सकेगा। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी जल्द चालू की जाएगी। तो इसके बाद यदि आप अस्पताल जाते हैं और यदि फिर भी आपको रेफ़र किया जाता है जो हमने बताई, अगर उनको फिर भी रेफ़र करता है आपको, तो आप तुरंत सरकार को सूचना दें, क्योंकि सरकार ने इसको 24 घंटे 7 दिन शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी किसी की लापरवाही से या किसी की इस तरह से आपको रेफ़र किया जाता है तो 181 पर आप शिकायत दर्ज कराएं। यदि आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो सीधी सरकार के पास इसकी शिकायत जाती है और शिकायत जाने पर सरकार को पता चल सकेगा कि क्या अभी 24 घंटे 7 दिन सूचना मिल रही है या सेवा मिल रही है या अस्पताल सुविधा दे रहा है या इसके बावजूद भी रेफ़र किया जा रहा है। इसलिए सरकार का सहयोग कीजिए और यदि आपको इस तरह का रेफ़र किया जाता है तो सरकार को आप शिकायत भी कीजिए। जेठ महीने लगने से पहले ही मौसम नरम हो गया। सोमवार को जयपुर समेत 8 शहरों में तेज बारिश हुई। सीकर और अजमेर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सीकर, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में भी बारिश हुई। इससे पहले दिन में गर्मी के तेवर तीखे रहे। 9 शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर 42.5, बाड़मेर 42.4, जैसलमेर 42.1 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर मौसम विभाग ने मंगलवार को भी 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद आंधी बारिश में कमी आएगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। जोधपुर, बीकानेर में 14 मई से अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री पहुंचेगा। साथ ही गर्मी का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इससे पहले अप्रैल में 2 चरणों में तेज गर्मी पड़ी थी। मई की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ से गर्मी का असर कम हो गया था। राजस्थान के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में 25,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से पिछले साल 21 अगस्त को चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परिणाम 23 दिसंबर को घोषित किया गया। इसमें करीब 30,000 शिक्षक चयनित हुए। चयनित शिक्षकों से पोस्टिंग के लिए 41 जिलों के आधार पर शिक्षा विभाग पूर्व में विकल्प ले चुका है। टाउनशिप पॉलिसी को कठोर बनाया जा रहा है। इसमें निजी विकासकर्ताओं पर सख्ती होगी। नए नियम जोड़े गए। निजी डेवलपर्स को कॉलोनी बसाने के बाद 7 साल तक रख रखाव भी करना होगा। साथ ही कॉलोनी में जितनी संख्या में भूखंड काटे जाएंगे उनके 2.5% गिरवी रखने होंगे।
डेवलपर को रोड, सीवर, ड्रेनेज, बिजली लाइनों को दुरुस्त करना होगा। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर जिलों में हालात सामान्य होने लगे। श्रीगंगानगर को छोड़कर अन्य जिलों में ब्लैकआउट का आदेश वापस ले लिया गया है। वहीं रात 11:30 बजे बाड़मेर के गांव में ड्रोन दिखा, जिसे मार गिराया गया। बीकानेर में ब्लैकआउट का आदेश वापस ले लिया गया। बाड़मेर, जोधपुर में इन जिलों में ब्लैकआउट का आदेश वापस ले लिया गया। जोधपुर में रविवार को ही फैसला हो गया था, स्कूल कॉलेज आज से खुल जाएंगे। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट का फैसला जिला प्रशासन ने वापस ले लिया। झुंझुनू के पिलानी, सूरजगढ़ व डुलानिया में रात 8:30 बजे संदिग्ध ड्रोन दिखने पर प्रशासन अलर्ट हो गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कलाकारों की क्रिएटिविटी को मंच देने के उद्देश्य से सोमवार को 3 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। राजस्थान ललित कला अकादमी में आयोजित की जा रही इस प्रदर्शनी में करीब 80 पेंटिंग्स गौतम बुद्ध पर आधारित है। जवाहर कला केंद्र की ओर से जूनियर समर कैंप का आयोजन 16 मई से 20 जून तक किया जाएगा। कैंप में विशेषज्ञों की ओर से 18 कलात्मक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप में 5 से 17 साल के बच्चे भाग ले सकेंगे। कैंप के लिए 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसमें प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रदेश में एमपी एमएलए के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसों से संबंधित कोर्ट को कहा है कि इन केसों की ट्रायल जल्द पूरा करे। राज्य सरकार चार्ट सहित बताए कि कौन सा केस कितने साल से पेंडिंग चल रहा है और उसका क्या स्टेटस है। ये निर्देश सीजे MM श्रीवास्तव व जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में एसओजी ने एक प्रोबेशन महिला एसआई को गिरफ्तार किया है। उद्योग विभाग की ओर से वर्ष 1980 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको को प्रदेश भर में हस्तांतरित 37 औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित 4000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां पिछले लगभग पौने 2 साल से तमाम परेशानियों का सामना कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की रोक से रिको इन एनओसी जारी नहीं कर पा रहा। इससे इन औद्योगिक इकाइयों के बैंक लोन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100% नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क की वसूली के लिए अभी से ही कमर कस ली है। यूडी टैक्स वसूली के लिए निगम साल के अंत में 2 महीने शिविर लगाने के बजाय सभी जोन में 15 मई से 31 जनवरी 2026 तक वार्डवार समग्र सर्वे कैंप आयोजित करने जा रहा है। इस संबंध में ग्रेटर निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड ने सोमवार को जोन उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। वहीं कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा से मुलाकात कर निगम की साधारण सभा बुलाने की मांग की है। आयुक्त ने 26 मई तक सभा बुलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों की ओर से विकास कामों में की जा रही देरी को लेकर भी शिकायत दर्ज की। पार्षदों का कहना है कि सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा पार्षदों के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पार्षदों द्वारा अनुमोदित अनुशंसा कार्यों का खुद शिलान्यास करें, जो इनके अधिकारों का हनन है। ऑफिस कर्मी से परेशान युवती का नींद की गोली खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। नामजद केस दर्ज किया गया। ऑफिस में कार्यरत व्यक्ति से परेशान होकर एक युवती ने नींद की गोली खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। नींद की गोली खाने के बाद पीड़िता ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस युवती को बेहोशी की हालत में स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहां 2 दिन इलाज के बाद पीड़िता को होश आया तो उसने अपने ऑफिस में कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ 1 मई को नामजद शिकायत जयपुर ग्रामीण के चंदबाजी थाने में दर्ज कराई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पूरे जयपुर में एक मेला जुलूस निकालना चाहिए, ताकि इस तरह की भावना जिसके भी मन में हो, वह भावना इतनी शानदार तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ, ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में यदि ऐसी भावना रहती है तो उसको पहले सोचे समझे, उसके बाद ही इस तरह की कोई परेशान करने की हिम्मत कर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र के बैटरी व पंप स्टोरेज के कई सेक्टरों में हुए MOU को लेकर निवेशकों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निवेशकों के साथ संवाद बनाए रखने तथा समस्त प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेशक अपने प्रोजेक्ट की प्रगति से समय समय पर राज्य सरकार को अवगत कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और निवेशकों के बीच समन्वय के लिए हर प्रोजेक्ट के अनुसार एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
वे तय समय में प्रोजेक्ट को पूरा करवाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पवन हाइब्रिड बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के कार्यों को गति दे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदेश में स्थगित हुए पंचायती राज और नगर पालिका के उपचुनाव का नया शेड्यूल इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। नए शेड्यूल में 9 से और 10 मई तक नामांकन प्रक्रिया के तहत जिन दावेदारों ने दावे पेश किए थे उन्हें आवेदन से छूट मिल सकती है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS में दवा के भुगतान होते ही संबंधित पेंशनर को तुरंत SMS पहुंच जाएगा। इससे गलत भुगतान उठाए जाने की स्थिति में उसे पकड़ा जा सकेगा। पेंशनर्स को RGHS में उसके कार्ड से होने वाले प्रत्येक भुगतान की जानकारी योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS से मिलेगी। यदि गलत भुगतान उठाया गया तो पेंशनर तत्काल शिकायत दर्ज करा सकेगा। यहाँ भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है, यानी यदि आपको RGHS में भी किसी के द्वारा ठगा जा रहा है या अधिक पैसा लिया जा रहा है या अधिक पैसा उठाया जा रहा है आपके नाम पर, तो तुरंत आप सरकार को शिकायत करें ताकि आपकी RGHS योजना जो सबसे शानदार देश में चलाई जा रही है उसके खिलाफ कोई ऐसा कदम न उठा सके सरकार जिससे यूं लगे कि RGHS योजना पर असर होने वाला है। इसलिए जहां पर भी गलत हो आप 181 पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि सरकार को ये पता चल सके कि कहां कोई गड़बड़ हो रही है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला। उनसे अधीनस्थ एवं पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े 80,000 मंत्रालय कर्मचारियों की बजट घोषणाएं लागू कराने का आग्रह किया। चौधरी ने मुख्यमंत्री का ध्यान बजट में की गई मंत्रालय कर्मचारियों के संवर्ग के कैडर रिव्यू पुनर्गठन के साथ ही पदोन्नति के उच्चतम बढ़े हुए पदों पर तत्काल पदोन्नति से भरे जाने के लिए 2 वर्ष की शिथिलता प्रदान करने व मंत्रालय निदेशालय स्थापित किए जाने की ओर दिलाया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र दादीज, पंचायती राज संस्थाओं के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश शर्मा, मुख्य सलाहकार सतवीर सिंह राजावत भी और कई सदस्य मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को अब 18 मई तक कोचिंग संस्थानों में उपस्थिति देने की अनुमति दे दी है। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव बजनेश अग्रवाल ने बताया कि योजना में चयनित अभ्यर्थियों की SSO ID में दर्शित कोचिंग संस्थान में 18 मई तक उपस्थिति दर्ज होगी। भास्कर की बड़ी खबर, राज्यपाल हर मीटिंग में विश्वविद्यालय के कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने और NAC एक्रेडिटेशन कराने की बात कहते हैं। इसके लिए आवेदन करने के साथ मापदंडों को पूरा करने के निर्देश भी देते हैं। इसके बावजूद 25 साल से संचालित जयपुर स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने NAC ग्रेडिंग के कभी आवेदन ही नहीं किया, जबकि इसके लिए कई बार कमेटियां बनाई गई लेकिन परिणाम 0 रहा। इसका सबसे बड़ा कारण शैक्षणिक पदों का भरा नहीं जाना है। यहाँ तक कि पिछले 7 वर्षों में विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर नहीं है। जो संस्कृति सनातन की बात करते हैं उनके संस्कृत विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर नहीं होना। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती की अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंच गई है, लेकिन कुछ तकनीकी खामी के कारण इसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को 3 भर्तियों की प्रारंभिक आंसर की जारी की है। बोर्ड ने JEN भर्ती, प्रहरी भर्ती और खनिज कार्यदेशक भर्ती के मॉडल प्रश्न पत्र और प्रारंभिक आंसर की जारी कर आपत्तियां मांगी है। वहीं REHS की ओर से BDS प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्य पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में MBA में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 मई तक अब कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को चिकित्सा विभाग की संविदा भर्तियों की परीक्षा का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। विभाग के अलग अलग प्रकार के पदों के लिए होने वाली परीक्षाएं 2 से 13 जून तक होगी। बोर्ड 28 प्रकार के पदों के लिए कुल 19 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इसमें समान कैडर के पदों की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षाएं शुरू होने और खत्म होने की तारीख में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ परीक्षाओं की तारीख अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से आपस में बदली गई है। इसमें 2 से 6 जून तक चलने वाली 9 परीक्षाओं का मोड अभी तय नहीं है कि इन्हें ऑनलाइन किया जाए या ऑफलाइन।
8 से 13 जून तक 10 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मोड पर होगा। ये भर्तियां कुल 13,252 पदों के लिए होगी। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 21 प्रकार के कुल 8,110 पद और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 7 प्रकार के कुल 5,142 पद शामिल है। इन पदों के लिए 2,60,480 ने आवेदन किए। परीक्षा के बाद बोर्ड ने परिणाम जारी करने की प्रस्तावित तिथि 13 नवंबर तय की है। इस कैलेंडर में चिकित्सा विभाग की 19 परीक्षाओं के साथ साथ 2 अन्य परीक्षाओं की तिथि भी शामिल की गई है। इसमें पशुधन सहायक भर्ती 13 जून को और संविदा लेखा सहायक भर्ती 16 जून को होगी। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने सोमवार को 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीते। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, योगासन में 1 गोल्ड, तलवारबाजी में 1 गोल्ड और कलारीपयट्टू में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग एवं सचिव स्वायत्त शासन विभाग पर आदेश की अनुपालना नहीं करने पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों अधिकारियों को रजिस्ट्रार प्रशासन के समक्ष 2 सप्ताह में जुर्माने की राशि जमा करवानी होगी। जुर्माने की राशि राजकीय अंध विद्यालय माता का थान जोधपुर और राजकीय अंध विद्यालय जयपुर को दी जाएगी। राजस्थान में जिलेवार जिलों का सर्वेक्षण समय पर पूरा नहीं करने और आवश्यक धनराशि नहीं देने पर यह आदेश पारित किया गया है। वरिष्ठ न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका वर्ष 2016 से लंबित है। हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। वैशाख पूर्णिमा पर सोमवार को 75,000 से अधिक श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। श्रद्धालुओं की संख्या पुरोहित के अनुसार करीब 15,000 से अधिक रही। जाकी उमरारा के पास बजरी माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। ये धौलपुर की घटना। बजरी माफिया ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। यानी बजरी माफियाओं के हिम्मत कितनी अधिक है कि वह पुलिस पर भी फायरिंग कर सकती है। पुलिस ने कई ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फोड़ दिए। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली भागने के प्रयास में पलट गई, जिसकी चपेट में आने से ट्रॉली पर बैठे युवक जोकीपुरा निवासी पवन पुत्र मुंशी की मौत हो गई। पुलिस और बजरी माफिया में मुठभेड़, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौत। क्या दिन में हम देख नहीं सकते कि बजरी माफिया किस तरह से इस बजरी का अवैध कर रहे हैं, अवैध बजरी की कालाबाजारी कर रहे हैं, और क्या हम उनको पकड़ भी नहीं सकते कि वह पुलिस पर भी फायरिंग कर सकते हैं। दिवाली को अभी कुछ समय है, लेकिन 2025 का दशहरा मेला भव्य तरीके से होगा। देश में सबसे ऊंचा रावण का पुतला यहां बनाया जाएगा, यानी कोटा में। इसके लिए साल भर तैयारी होने और मकर संक्रांति के तुरंत बाद जनवरी में गणेश पूजन की घोषणा थी। हालांकि मई तक भी गणेश पूजन नहीं हो सका, तो बाकी तैयारियां कैसे होगी। जब इसी प्रकार दशहरा मेले में इस बार देश का सबसे ऊंचा यानी 215 फीट का रावण का पुतला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भीलवाड़ा की जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग सोमवार को हंगामेदार रही। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी व अवैध खनन करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा व खनिज विभाग के मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। अधिकारियों पर जनता के काम नहीं करने के आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई गई। सदन में उस समय सन्नाटा छा गया जब मंडल विधायक उदय लाल बड़ाना ने खनिज विभाग की चर्चा के दौरान पुलिस की जिला विशेष टीम पर चौथ वसूली की बात कही। उन्होंने बताया कि एसपी अच्छे हैं, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी कर्मचारी तोड़ बट्टे कर रहे हैं। बढ़ाना का कहना है कि करेड़ा पंचायत समिति की दहमी था। ग्राम पंचायत के रेह गांव के पास जमीन को ग्रामीणों ने स्टाम्प पर 42 लाख रुपए में बेच दिया। यानी अफसरों पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी व अवैध खनन के आरोप। कलेक्टर बोले एसीबी में शिकायत दर्ज कराएंगे। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।